मराठा साम्राज्य एक ऐसी घटना जो मध्यकाल में घटित होती है। कारण क्या थे, पहले इसकी चर्चा करते हैं। अपन सबको पता है 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती। कौन मरता है? लेकिन औरंगजेब के मरने से पहले, औरंगजेब के मरने से पहले औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण, काय कारण? धर्मांध मतलब धर्म में अंधा था वो। क्या किया उसने? बात नहीं करो। क्या हुआ कि औरंगजेब ने सारे निर्णय उल्टे सीधे लिए। क्या निर्णय लिए? जजिया कर लागू कर दिया, हिंदुओं को त्योहार मनाने की मना कर दी, अंगूठियों पे नाम देवता देवी देवताओं के नाम खुदवाने की मना कर दी। ये सारे वोट पाए कौन कर रहा था? औरंगजेब। इससे पहले के जो मुगल बादशाह थे, चाहे तो वो शाहजहां, जहांगीर, अकबर रहे हों, उन लोगों ने बहुत ज्यादा कट्टरता नहीं अपनाई थी। औरंगजेब कट्टर हुआ। उसका परिणाम क्या हुआ कि जो हिंदू राजा थे वो उन सबको दिक्कत होने लगी। उन सबको समझ में आ गया कि यार ऐसे नहीं चलेगा, और क्या करने लगे? वो विद्रोह करने लगे। इसी क्रम में दक्षिण में मराठा साम्राज्य का उदय होता है। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी महाराज। कौन थे? शिवाजी महाराज। बात कहाँ की है? महाराष्ट्र की। कहाँ की बात है? महाराष्ट्र कहाँ है? नीचे दक्षिण में। ठीक। अब हमको पूरे मराठा साम्राज्य को पढ़ना है। मराठा साम्राज्य को पढ़ने से पहले अपन इसको 3 कैटेगरी में बांटते, अध्ययन की दृष्टि से सुविधा हो जाए, आपकी समझ बन जाए। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी महाराज के जीवन परिचय की। समझ रहे हो बात को? कौन थे, कब थे, कहाँ पैदा हुए, माता पिता पत्नी, इनने क्या 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 क्या, क्या काम करे। ठीक। दूसरे क्रम में हम बात करते हैं शिवाजी के उत्तराधिकारियों की। शिवाजी के उत्तराधिकारी, शिवाजी के बाद कौन हुए? शिवाजी के बाद कौन? और इन उत्तराधिकारियों को हम 2 कैटेगरी में बांट देते हैं। एक छत्रपति। कौन हुए? छत्रपति। छत्रपति कौन? शिवाजी के जो संतानें थी, शिवाजी के टाइम पे राजाओं को छत्रपति कहते थे। क्या कहते थे? छत्रपति। शिवाजी, शिवाजी के बेटा, उनके बेटा, उनके बेटा, उनका काल। और दूसरा रहता है पेशवा। क्या रहता है? अभी पेशवा कौन है? शिवाजी के टाइम पे ही प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे। क्या कहते थे? पेशवा। और एक टाइम ऐसा आया कि छत्रपतियों की कंडीशन एकदम डाउन हो गई, नाम मात्र के राजा रह गए। मेन पावर किसके हाथ में आ गई? बालाजी बाजीराव, है ना? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, ये पेशवाओं के नाम है। तो पेशवाओं का काल पढ़ते हैं। शिवाजी के उत्तराधिकारियों को 2 कैटेगरी में बांटा, छत्रपति और फिर पेशवा। और एक तीसरा कैटेगरी पढ़ते हैं जब मराठों का अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ, तो उसे हम कहते हैं क्या? आंग्ल मराठा संघर्ष। आंग्ल मराठा संघर्ष। ये आपको सिर्फ मैंने ये बता रहा हूं कि हमको मराठा साम्राज्य को 3 टुकड़ों में बांटना है पहले, जिससे कि हमारे दिमाग में फिल्म बन जाए, सब चीजें गड्ढबड्ड ना हो जाए।
समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो अब बात करते हैं, ये समझ गए आप, 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे अपन, क्लियर है? अब हम पहले पहले धीरे धीरे पार्ट को पढ़ते हैं। जैसे आपको यहाँ इस चित्र में 2 चीजें दिखाई दे रही हैं। एक तो महाराज छत्रपति का राज दरबार दिखाई दे रहा है, ये शिवाजी महाराज बैठे हैं, ये इनके मंत्री वगैरह हैं जिन्हें अष्टप्रधान वगैरह कहते हैं, या पूरी मंत्री परिषद है, लोग हैं, उनका दरबार है। और ये है मराठा साम्राज्य। ये मराठा साम्राज्य के उस समय का नक्शा या मैप या छवि है जब मराठा साम्राज्य चरमोत्कर्ष पे था। चरमोत्कर्ष समझ रहे हो ना, सबसे बड़ा इलाका जब उनके टाइम रहा। कब की बात है? जुलाई 1759, जुलाई 1759 में मराठा साम्राज्य इतने बड़े भूभाग पे था। अब देख पा रहे हो आप, दक्षिण में इधर कर्नाटक मन्नाटक तक पहुंच गया, इधर ये पूरा का पूरा है ना, ये उड़ीसा वगैरह पूरा कब्जा करके बंगाल छोड़ दिया, बंगाल पे अंग्रेज हो गए थे, इधर आ भी थे। ये उत्तर प्रदेश अवध वगैरह छोड़ के पूरा का पूरा मध्य प्रदेश, तो कहाँ तक पहुंच गया, गुजरात वगैरह पूरा। ये मराठाओं का साम्राज्य। एक समय ये भी था जब बाजीराव प्रथम का दौर चल रहा था। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिवाजी महाराज के जीवन परिचय और उनके काम। तो 17वीं शताब्दी मतलब 1600 से लेकर 1700 के बीच की बात, 1600 से लेकर 1700 के बीच की बात, मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही। अब मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? औरंगजेब के जीवन काल में, मरने के बाद नहीं, जीवन काल में, बुढ़ापे में। क्यों क्यों हुआ विघटन? औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण। ठीक, प्रारंभ होने के साथ ही देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का जो सिलसिला आरंभ हुआ, बहुत से राज्य स्वतंत्र हुए थे, चाहे तो भरतपुर वगैरह में जाट साम्राज्य देख लो, राजस्थान में कुछ राजपूतों के राज्य देख लो, बंगाल में कुछ राज्य होने लगे थे, या अन्य भी कुछ राज्य होने लगे थे, आपने देखा था। ठीक है, उनमें राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य मराठों का था। राज्य तो बहुत सारे बने, पर राजनीतिक रूप से जिसने मुगलों के बाद यदि सबसे बड़े क्षेत्र पर शासन किया तो वो कौन थे? मराठा। ग्रांड डफ एक विद्वान है, इतिहासकार है, वो क्या कहता है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ। आकस्मिक अग्निकांड मतलब ऐसी कोई पहले सुगबुगाहट नहीं थी। शिवाजी से पहले तो कोई मराठों का राज्य ही नहीं था कभी, कि भाई कोई पुराना राजवंश हो, कोई पुराना राज्य था कि भाई उसके उत्तराधिकारियों ने संघर्ष करके पुनः राज्य प्राप्त कर लिया, ऐसा तो हुआ नहीं कुछ। शिवाजी कोई बड़े खानदान से थे, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक सामान्य व्यक्ति थे, अचानक से शासक बन गए अपनी योग्यता के दम पे। तो अचानक से हुआ अग्निकांड, समझ रहे, मतलब एकदम आग सी लग गई पूरे भारत पे, बोने बहुत से लाके कब्जा कर लिया। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। अब शिवाजी का जो समय है वो टोटल है 1627 से 80 के बीच। अब 1627 और 80 एक अपनी बात है। बात यह है कि इतिहासकारों में भी कुछ विवादस्त रहा शिवाजी के जन्म को लेकर के, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि उनका जन्म 1630 में हुआ था। कब हुआ था? इसलिए हमने सन क्या लिखा है, जन्म हुआ था फरवरी 19 फरवरी 1630 को। इनके पिता का नाम सयाजी भोंसले थे। कौन थे? सयाजी भोंसले, जो उस समय जो बीजापुर रियासत थी, बीजापुर रियासत, बीजापुर समझ जाओ, बहमनी साम्राज्य,
आदिल शाह नाम का व्यक्ति राज करता था, उसके इधर वो नौकरी करते थे। कौन? शहाजी भोसले, मराठा थे। इनका विवाह हुआ था जीजाबाई से। जीजाबाई एक यादव कन्या थी, क्योंकि वहां पर देवगिरी महाराष्ट्र में पहले से यादवों का राज्य रहा था, तो ये यादव वंश की कन्या थी जीजाबाई। और इनकी पत्नी का नाम पहले तुकोबाई मोहिती, दूसरी पत्नी थी साईबाई निम्बालकर। दो इनकी शादियां हुई। इन्हें अपने जीवन में, चूंकि इनके पिताजी नौकरी करते थे, इनका जीवन अपनी माता के पास ही बीता। माता इन्हें बचपन में महाभारत की, गीता की, रामायण की कथाएं सुनाया करती थी। तो इनकी पहली जो गुरु थी वो इनकी माँ ही थी, जीजाबाई। या इनके कभी प्रश्न बन जाए कि शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो उनकी माता जीजाबाई। उन्हें शिवाजी बनाने में, इतना महान योद्धा बनाने में सर्वाधिक योगदान जीजाबाई का। और इनके दादाजी थे कोंडदेव, इनके दादाजी थे कोंडदेव। उनने भी इनके व्यक्तित्व निर्माण में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है, ठीक है। और इनके बाद में जब ये बड़े हुए तो इनके गुरु हुए स्वामी रामदास, जो धरकरी संप्रदाय के सदस्य थे या संस्थापक थे। ये इंपोर्टेंट है कि इनके धार्मिक गुरु कौन थे? स्वामी रामदास। और इनके गुरु व संरक्षक इनके दादा थे, दादा कोंडदेव, ठीक। शुरुआत में इन्होंने जो शुरुआत की थी वो छोटे छोटे किलों को जीतने से की थी, समझ रहे हो। अचानक कोई राजा थे नहीं कि राजा के पिता के बाद राजा बन गए हों, है ना। सामने कैसा बाबर मरा, हुमायूं बन गया, हुमायूं मरा, अकबर बन गया। ये तो एक नौकर के बेटे थे। इनके पिताजी के पास छोटी सी एक जागीर थी। इन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा किया, पास के एक किले को जीत लिया, फिर एक किले को और जीत लिया, फिर एक किले को और जीत लिया। इस तरीके से इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जब साम्राज्य इनका बन गया तो इन्होंने राजधानी क्या बनाई? रायगढ़, ठीक है। और इनके व्यक्तित्व पे सर्वाधिक प्रभाव किसका है? इनकी माता जीजाबाई का। राज्याभिषेक इनका बहुत दिनों बाद हुआ। कब? 1674, 14 जून 1674। 30 में पैदा हो रहे हैं, 74 में राज्याभिषेक हो रहा है, क्योंकि राज्य बनाया है तभी तो राज्याभिषेक होगा। राज्य ही नहीं तो अभिषेक कहां से होगा? पहले राज्य बनाना पड़ेगा ना। और इनकी उपाधि छत्रपति राजा किसके द्वारा दी गई थी? औरंगजेब के द्वारा। औरंगजेब को इन्होंने इतना ज्यादा परेशान कर रखा था कि वो जीवन भर इनसे ही संघर्ष करता रहा। ऐसा कहा जाता है कि मराठों के कारण या शिवाजी के कारण औरंगजेब को अपना पूरा जीवन का अंतिम समय दक्खन में ही बिताना पड़ा, और वो दक्खन में ही मर गया। इतना ज्यादा इन्होंने उसे चुटियाया। जाओ कन पटीन दे जाए, भाव कन पटीन दे जाए, लगे ही रहे भाई। और इनका निधन हुआ 3 अप्रैल 1680, ठीक है। ये सामान्य सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। तो जन्म कब हुआ? 1630, ठीक। माता का नाम जीजाबाई, पिता का नाम शहाजी भोसले, गुरु का नाम रामदास, दादा का नाम कोंडदेव, ठीक है। और राजधानी रायगढ़। और इनके व्यक्तित्व से प्रभाव इनकी माता का है, ठीक है। राज्याभिषेक 1674 और मृत्यु 1680। खत्म कहानी। ये चीजें आपको क्या रखनी है? याद रखना, ठीक है। शिवाजी के व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव माता जीजाबाई का पड़ा। शिवाजी ने हिंदू पद पादशाही अंगीकार की और हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। परिणाम था क्या? क्योंकि इनके गुरु ने इन्हें प्रेरित किया था कि भाई भारत में धर्म का पतन हो रहा है, इस्लाम का प्रसार हो रहा है, हमारा सनातन वैदिक धर्म नष्ट होने की कगार पे। औरंगजेब लगातार इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, हिंदुओं को मुसलमान बनने के लिए लोभ लालच या डर भय के कारण प्रेरित कर रहा था। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। ये इनके जीवन में इन्होंने पहला जिस किले पर अधिकार किया वो कौन सा किला था? सिंहगढ़ का किला।
1643। तत्पश्चात 1640 में उन्होंने तोरण पर भी अधिकार कर लिया और फिर किलों पर किले ये अधिकार करते चले गए। और 1656 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सूपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ, लगातार जब ये किलों पे किले आक्रमण कर रहे थे और इनके किलों पर आक्रमण करने के तकनीक भी अलग थी, क्योंकि ये कोई राजा महाराजा तो थे नहीं कि बहुत बड़ी सेना लेके पहुंच जाएं और कब्जा कर लें। बात समझना, ये तो सामान्य व्यक्ति थे। इन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया था मराठों का, इनके दोस्त यार, इनके मित्र या जो सब कुछ थे, ये लोग दिमाग से काम करते थे। ये आमू सामू की लड़ाई नहीं लड़ते थे। ये जाते थे, छुप के बैठ गए, उन्हें पता है कि यहां से निकल रही है चाकन किले की सेना, पीछे से पकड़ लिया और घेर के मारा और मार के भाग भी गए। इसे कहते थे गोरिल्ला युद्ध, कमांडो शैली। जो वर्तमान में कमांडो काम करते हैं ना, एनएसजी कमांडो वगैरह होते हैं, ये कोई सामू सुनिए साहब के लड़के आ गए, हाँ हो जाओ तैयार सावधान, छुप के बैठ गए, कनपट्टी में दे के वो गायब हो गए, भग गए, ढूंढते फिर करो को मार गो, कहते मार गो। ये दिमाग गोरिल्ला शैली जो आई, कमांडो युद्ध की जन्मदाता शिवाजी। किलों पे चढ़ जाते थे, गोह होती है ना, गोह, घोड़े की मम्मी गोह, बड्डो गोहरो, बा बाकी पूछ पकड़ के, पूछ रस्सी बांध के फेंक देती ऊपर और बाहर से किलों पे चढ़ जाती। क्योंकि गो जो होती है ना, वो बहुत कर रही पकड़ रखती। कभी अगर गो जो होता है अगर कहीं घुस जाए ना दर्रा मर्रा में, तो बाय अगर तुम पूछ पकड़ लो तो बाकी पूछ टूट जाएगी, लेकिन बाय नहीं खींच पा रहे तुम पूरी। अगर किसी दीवार से चिपक जाए ना तो कितना वजन टांग देना, वो दीवार से इतनी जोर चिपकती है कि छूटती नहीं। गोए होता है बड़ों से गोयरो, बहुत बड़ी छिपकली। तो इन लोगों ने ऐसे काम किया। अब परिणाम क्या हुआ, बातचीत नहीं कर रहे, परिणाम क्या हुआ कि जो बीजापुर का राजा था आदिल शाह, उसके पिताजी वहां नौकरी करते थे, शिवाजी के पिताजी वहां पे नौकरी करते थे। उन्हें मालूम चला कि यार एक आध दो किला कोई जीत जात ले तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन अब लगातार कितने सारे किले जीतना, शिवाजी के बढ़ते हुए प्रभाव को देख करके आदिल शाह को बड़ा डर सा लगा। तो उसने उसके इनके पिताजी को कैद कर लिया, इनके पिताजी को कैद कर लिया। पिताजी को कैद कर लिया तो ये उस समय इतने पावरफुल तो थे नहीं कि सीधे आदिल शाह से जाकर लड़ाई कर दें। इन्होंने अपने जो किलों पर आक्रमण करने का सिलसिला है बंद कर दिया। अब इन्होंने उसकी जगह नीति त्याग दी, किलों पर अधिकार करने की नीति को त्याग दिया। उसकी जगह उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाने की नीति को, सेना को पावरफुल ट्रेनिंग देना, सेना और लोगों को भर्ती करना, धर्म के नाम पर लोगों को जागृत करना, मतलब अब फैला नहीं रहे हैं, लेकिन जितने हैं उतने ही क्या हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। और जैसे ही इन्होंने, आदिल शाह ने इनके पिताजी को मुक्त किया, उन्होंने फिर से अपने प्रसार के कार्यक्रम को शुरू कर दिया, फिर किलों को जीतने लगे। आदिल शाह भी बड़ा परेशान था, बीजापुर का शासक, कि भाई क्या करें, शिवाजी का कोई इलाज सही नहीं आ रहा। अरे भाई कोई राजा आमू सामू लड़ाई हुई तो लड़ने चले, लड़े किससे, कहीं कोई है नहीं लड़ने लायक। वो तो आते हैं न जाने कहाँ से आते हैं, पहाड़ों से जंगलों से ठोक पीट के भाग जाते हैं। समझ रहे मेरी बात। अच्छा, इसी क्रम में शिवाजी ने जो है बहुत से मुगल क्षेत्रों पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। शुरुआत में मुगलों के लोगों से शिवाजी का आमना सामना हुआ तो मराठाओं की हार हो गई शुरुआत में, और मराठों ने उन क्षेत्रों को छोड़ा भी, कुछ पे कब्जा भी किया। मतलब ये खबरें अब औरंगजेब तक जाने लगी कि भाई दक्षिण में कोई एक शिवाजी नाम का व्यक्ति है, मराठाओं का उसने संगठन बना लिया है, बहुत से किले जीत लिए हैं, और वो लगातार जो है ऊधम मचा रहा है। तो 1664 की बात है,
शिवाजी जो है सूरत, गुजरात, सूरत कहाँ है? गुजरात, जो मुगलों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था, आज भी है। सूरत हीरों के व्यापार के लिए जाना जाता है। सूरत की साड़ी बहुत फेमस है। धनाढ़ क्षेत्र है गुजरात, तो पहले से पैसे वाला रहा है। वो गुजरात को इन्होंने लूट लिया, वो गुजरात के सूरत को इन्होंने लूट लिया, सूरत पे आक्रमण के लूट लिया। अब चूंकि ये तो सीधी सीधी शेर के मुंह में हाथ डालने वाली बात थी, क्योंकि मुगलों का राजा, और मुगलों में भी औरंगजेब जैसा राजा, ठीक है। अब क्या हुआ कि 1656 में शिवाजी ने महत्वपूर्ण विजय जवाली की थी, और जवाली एक मराठा सरदार चंद्रराव मौर्य के अधिकार में था। अप्रैल 1656 में उन्होंने रायगढ़ किले पर अधिकार कर लिया, जिसे उन्होंने अपनी क्या बनाई? राजधानी बनाई। बाद में शिवाजी की विस्तारवादी नीति से बीजापुर शासक सशंकित हो उठा। कौन था? आदिल शाह। भाई टेंशन होगी। और उसने शिवाजी की शक्ति को दबाने तथा कैद करने के लिए अपने योग्य सरदार अफजल खां को भेजा। बचपन से आपने एक कहानी सुनी होगी कि अफजल खां एक लंबा चौड़ा आदमी था। वो आता है शिवाजी से, कहता कि आओ गले मिल जाओ, है ना। वो अपने हाथ में तलवार छुपा के रखता है, कुछ चाकू। वो चाहता है कि मैं शिवाजी में गले लगा के, वैसे तो पकड़ नहीं पाते शिवाजी को, मार दूंगा, पर शिवाजी जैसे गले लगते हैं, शिवाजी अपने हाथ में बग नख पहने रहते हैं और उसके पेट में घुसा देते हैं और उल्टा अफजल खां को ही मार देते। सुनी होगी बचपन से कहानी। तो अफजल खां को शिवाजी ने मार दिया। वो आया तो था शिवाजी को मारने छल कपट से, पर शिवाजी उससे ज्यादा एडवांस थे, उन्होंने उसको मार दिया। देखिए, ब्राह्मण दूत कृष्ण जी भास्कर से अफजल खां की मनसा का पता शिवाजी को चल गया था, और शिवाजी ने फिर उसको मार दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को अफजल खां की हत्या कर दी। 1660 में मुगल शासक औरंगजेब ने शाइस्ता खां को शिवाजी को समाप्त करने के लिए दक्षिण का गवर्नर बनाकर भेजा। शाइस्ता खां ने बीजापुर के शासक से मिलकर शिवाजी को समाप्त करने की योजना बनाई। शिवाजी ने शाइस्ता खां पर रात्रि में चुपके से आक्रमण कर दिया, और शाइस्ता खां घबरा करके भाग गए। औरंगजेब को जब मालूम चला कि यार ये तो उधम मचा रहा है, तो शाइस्ता खां को भेजा। शाइस्ता खां पहुंचा बीजापुर, आदिल शाह से मिला कि इसको शिवाजी को निपटाना है। आदिल खां खुद परेशान था शिवाजी से, उन्होंने कहा अच्छी बात है कि मेरे अफजल खां मार दो, मैंने पहुंचाओ, प्लानिंग करते हैं कैसे मारेंगे। शिवाजी को मालूम चल गया, और रात में सुरो तो शाइस्ता खां आक्रमण कर दिया। रात में बाकी सबरे आदमी मार मैंने मारे। वो बहरा का भग्गा को भैया वो बेकार आदमी, ठीक है। शिवाजी ने 1664 में एवं 1670 में सूरत को 2 बार लूटा। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा, और सूरत को लूटना मतलब मुगलों से सीधी सीधी दुश्मनी लेना। और बादशाह कौन? औरंगजेब, ठीक है। शिवाजी ने 1665 में शिवाजी की जयसिंह से पुरंदर की संधि हुई। क्या हुआ कि जब 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा, अब इस बात का से तो औरंगजेब एकदम खिन्न हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। कहा कि भैया मेरे घर में आके लूट लो, तो अभी तक तो चलो ठीक है, तू दक्षिण में बीजापुर वगैरह के राजाओं को परेशान कर रहा था, आदिल शाह वगैरह को, अब तो तू सीधा मुगलों पे ही हाथ डाल रहा है, भारत के सम्राटों पे हाथ डाल रहा है, ये तो बहुत बड़ी तेरी जरूरत हो गई। तो उन्होंने अपने सबसे वफादार आदमी बुलाए, जो थे कौन? जय सिंह। जय सिंह औरंगजेब के मनसबदार थे, सवाई राजा जय सिंह ने कहा जाता है। और जय सिंह को बुलाया और जय सिंह से कहा कि तुम जाओ और शिवाजी को निस्तनाबूद करो, शिवाजी को खत्म करो। शिवाजी के बहुत भाव बढ़ गए। जय सिंह एक बहुत बड़ी सेना लेकर के दक्षिण की ओर जाते हैं, और जय सिंह और शिवाजी के बीच में युद्ध होता है। अब यह युद्ध, चूंकि जय सिंह के पास पूरी मुगलों की सेना थी और शिवाजी तो नए नए राजा बन रहे थे, तो जय सिंह शिवाजी को बुरी तरीके से परास्त कर देता है। और जब पराजय हो जाती है
तो फिर जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि होती है 1665 में, जिसे हम कहते हैं पुरंदर की संधि। इस संधि में मराठों को बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। मराठों को अपने बहुत सारे किले जो उन्होंने जीते थे मुगलों को वापस देने पड़े, और युद्ध के बदले में बहुत सा हर्जाना पैसा भी देना पड़ा। साथ ही ये भी इस बात को भी स्वीकार करना पड़ा मराठा शिवाजी को कि वह अपने पुत्र को संभाजी को कहाँ भेज देंगे, मुगलों के दरबार में, औरंगजेब के दरबार में मनसबदार नियुक्त कर देंगे। यह ऐसा इसलिए किया गया कि मान लो अभी संधि हो गई और मैं वापस दिल्ली चला गया, और मैं जैसे ही दिल्ली गया तो तुम फिर दोबारा एक किलों पे कब्जा कर लोगे, इसलिए तुम्हारा एक बेटा कहाँ रहेगा, वहीं रहेगा आगरा। तुम इधर कुछ भी करोगे तुम वहां दबोच लेंगे। समझ रहे मेरी बात? अच्छी तरीके से शिवाजी और जयसिंह के बीच में बड़ी बातचीत हो गई। अब दोनों हिंदू थे, तो शिवाजी ने विश्वास भी कर लिया जयसिंह पे, चलो यार अब तुम काय लड़ रहे हो, फालतू परेशान हो रहे हो, तुम अच्छे राजा हो, अपन औरंगजेब से तुम्हें मिलवा देते हैं, औरंगजेब भी भला आदमी है, तुमको सम्मान देगा और तुम उनके मनसबदार बन जाओ जैसे मैं बन गया। मैं तो अब शिवाजी का बहुत खास आदमी हूँ, उसका औरंगजेब का। कौन कह रहे हैं? जयसिंह कह रहे हैं शिवाजी से कि जैसे मैं हूं औरंगजेब का खास, वैसे तुम भी खास बन जाओगे, क्यों फालतू लड़ाई बड़ाई में क्या रखा है, चलो राजीनामा कर लेते हैं। शिवाजी भी जयसिंह की बातों में लग करके सीधा औरंगजेब के पास जाते हैं। शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी दोनों पहुंचते हैं, जयसिंह उन्हें साथ में ले जाता है और औरंगजेब के दरबार में आगरा पहुंचते हैं। औरंगजेब जो है उनसे कहता है, मतलब जैसे कि सब बहुत से लोग आ जा रहे थे, जैसे औरंगजेब तो बहुत ही राजा था, तो वो क्यों किसी को सम्मान देता, पर इन लोगों से वो ये कह के गया था जय सिंह कि तुम्हें सम्मान मिलेगा, फलानी बात है, तुम्हें स्वागत होगी, चाय नाश्ता की पूछेंगे तुमसे, खाना वाना की पूछेंगे। तो भावन न ध्यान नहीं दो, तो इन्हें लगी बुरी, यार हम आए जाने कुछ राम राम श्याम श्याम नहीं, कुछ चाय पानी की नहीं पूछ रहा हूँ, ऐसे ही चुपचाप आकर बैठ गए। तो अपमानित महसूस किया इन्होंने, तो इन्होंने भाषा कही कि तू मतलब भैया तू तेरे इलाके का राजा है, हम भी तुम्हारे इलाके के राजा है, हमें सम्मान से बुलाया तो सम्मान दो। औरंगजेब ने कही सम्मान अम्मान छोड़ो, इन्हें दोनों बाप बेटा ने पकड़ो जेल में डालो। अब तू मैं हो गई, दोनों को बाप बेटा को जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया, बात है कब की, 1666 की, 1666 की। और औरंगजेब ने शिवाजी और संभाजी को जेल में बंद कर दिया आगरा की। वे तो चालू आदमी थे पहले से ही, उनने कहा साहब हम तो रोज जो है फलदान करते हैं, अपने जन्मदिन के दिन या कुछ भी फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां मंगाई उन्होंने, और दो ही बाप बेटा फलों की टोकरी में बैठ के फरार हो गए वहां से, जेल में से भाग गया है। कहा कि 1666 में इस मर गए शाहजहां, समझ रहे हो, शाहजहां मरो, औरंगजेब को बाप जे औरंगजेब ने कैद कर रखा था आगरा की जेल में, इधर वो मरा, तो सब बाम बीत गए होंगे भाई क्रियाक्रम में, जे आराम से वहां से जेल से निकल के भाग आए। और भाग के आए, जिस सूरत पर आक्रमण करने की वजह से 1664 में सूरत पर आक्रमण किया था ना, 1665 में जयसिंह आ गए थे और फिर पुरंदर की संधि हुई, लड़ाई हुई, उसी सूरत पर 1670 में उन्होंने जाके फिर से आक्रमण, फिर से लूट लिया। तो क्या कहा कि 1664 1670 दो बार लूटा किसको, सूरत को। सही में आई बात? किसने? शिवाजी। 1665 में शिवाजी ने जयसिंह के बीच से पुरंदर की संधि हुई, और जिसके अनुसार 1666 में शिवाजी मुगल दरबार आगरा में 1666 में पहुंच गए थे। शिवाजी मुगल दरबार जयपुर भवन आगरा में कैद से सफलतापूर्वक 16 अगस्त 1666 को निकलकर भागे थे एवं 22 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच गए थे। और रायगढ़ पहुंच गए और उन्होंने वापस आकर क्या कर लिया भैया, 16 जून 1674 में शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान, ये टिक कर लेना अच्छे से, अपने नोट्स में लिखा हुआ है, गंगा भट्ट से अपना क्या करवाया था, राज्याभिषेक। काशी के एक विद्वान थे जिनसे अपना क्या करवाया, राज्याभिषेक करवाया। रायगढ़ में करवाया था, ये भी याद रखना, छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी क्या बनाया था, राजधानी बनाया। बात सही में आई? 1677 में शिवाजी का कर्नाटक अभियान उनका अंतिम सैन्य अभियान था, इसलिए मोस्ट हो जाता है क्योंकि ये शिवाजी का अंतिम सैन्य अभियान है। कौन सा अभियान? कर्नाटक अभियान। कब हुआ था? 1677।
और मात्र 53 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी का निधन हो गया। शिवाजी का राज्य 4 प्रांतों में विभक्त था। शिवाजी के राज्य में कितने प्रदेश थे? 4 प्रदेश थे। और शिवाजी के राज्य को फैलाने में या शिवाजी की सफलताओं में सबसे बड़ा योगदान जिनका होता है वह किसका होता है? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान कौन थे? शिवाजी के मंत्री थे। 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान कहा गया। सबसे बड़ा मंत्री प्रधानमंत्री को पेशवा कहा गया। शिवाजी को सलाह देते थे। सब काम शिवाजी जो करते थे वो अष्टप्रधान की सलाह पर ही करते थे। अष्ट दिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में बताया था, तेनालीराम है ना, जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। और अष्ट छाप हैं सूरदास के समय के कवि। अष्ट छाप सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य विठलनाथ शिष्य कवि हैं। अष्टचाप को है कवि है, वो है अष्टचाप कवि। अष्टदिग्गज कौन है? अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में विद्वान हो। अष्टप्रधान शिवाजी, अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, अष्टप्रधान शिवाजी और अष्टचाप सूरदास। ठीक है, एक साथ याद कर लेते हैं। शिवाजी के जो अष्टप्रधान थे उनके नाम याद कर लीजिए। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, आमत राजस्व मंत्री होता था, वाक्यानवीश मंत्री होता था, शुरुए नवीश सचिव होता था, दबीर या सुमंत विदेश मंत्री को कहते थे, सरीय नौबत ये सेनापति था, और न्यायाधीश न्याय का प्रमुख, और पंडित राव यह था विद्वान और धार्मिक मामलों का प्रमुख। मुख्य कौन होता था? पेशवा। ये 8 हैं, पेशवा, आमत्य, वाक्यानवीश, सचिव, सेनापति, न्यायाधीश, पंडित राव। ये 8 कौन है? अष्ट दिग्गज हैं, अष्ट प्रधान है। कौन है? अष्ट प्रधान। ठीक है। शिवाजी की सेना नियमित तथा स्थायी सेना थी। समझ गए ना? रेगुलर, इसने साहब चाहे बुला लो, सेना को ट्रेनिंग होती थी बाकायदा। पैदल घुड़सवार सेना के मुख्य लोग कौन थे? पैदल थे और घुड़सवार थे। शिवाजी की सेना के 3 महत्वपूर्ण भाग थे। पागा सेना मतलब नियमित घुड़सवार, सिलदार अस्थायी जब आवश्यकता पड़ती तब बुलाते थे, और पैदल सेना। घुड़सवार सेना 2 भागों में विभक्त थी। बरगीर वे घुड़सवार सेना जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और हथियार दिए जाते थे, उन्हें क्या कहते थे? बरगीर, राजा दे रहा है घोड़ा और हथियार। और सिलेदार ये स्वतंत्र सैनिक थे जो अपने अस्त्र शस्त्र अपने घोड़ा स्वयं रखते थे, उन्हें क्या बोलते थे? सिलेदार। बरगीर राजा के सैनिक, सिलेदार। ठीक। मावला सैनिक शिवाजी के अंगरक्षक होते थे। मावला एक पहाड़ी लड़ाकू जाति है। शिवाजी की सेना में मुसलमान सैनिक भी होते थे। शिवाजी ने कोलबा में एक जहाजी बेड़े का निर्माण करवाया था जो 2 कमानों में बटी रहती थी। नायक हिंदू व दूसरी दरिया सारंग ये मुसलमान के अधीन रहते थे। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मुगल काल में या मध्य काल में जल सेना सबसे अच्छी किसकी थी? मराठा राजवंश की थी। जल सेना बताया था मैंने आपको। मध्यकाल में केवल नौसेना जल सेना शिवाजी के पास ही थी। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था अहमदनगर राज्य में मलिक अंबर द्वारा अपनाई गई रैयतवाड़ी प्रथा पर आधारित थी। राजस्व माने टैक्स वसूलने की व्यवस्था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था के स्थान पर काठी या मानक छड़ी आरंभ किया था जमीन मापने के लिए। एक लकड़ी से नापने का प्रारंभ। आरंभ में शिवाजी ने पैदावार का 33% लगान वसूल किया, किंतु बाद में स्थानीय करदा चुंगियों को माफ करने के बाद उसे बढ़ाकर 40% कर दिया। ठीक। राजस्व नगद वस्तु अनाज के रूप में चुकाया जाता था। नगद रुपये दे दो या फिर क्या दे दो? अनाज। गांव के प्राचीन पैतृक अधिकारी पाटिल और जिले के प्रमुख कौन थे? देशमुख। देशमुख है ये, देशमुख या देश पांडे। गांव का मुखिया पाटिल, जिले का मुखिया देश पांडे। मराठा कराधान प्रणाली में चौथ और सरदेशमुखी 2 शर्त महत्वपूर्ण है, इन पे लिख लेना, वेरी मोस्ट। देखिए ध्यान रख लेना, चौथ क्या है? दादागिरी। और सरदेशमुखी क्या है? टैक्स। वैसे दोनों ही टैक्स हैं। चौथ तो सिर्फ ये है कि तुम बगल के हमारे राजा हो गए,
वो तुम चाह रहे हो कि तुम आराम आराम से इते इते आ जा पाओ, हम रास्ता में तुम्हें ना कूटें, इसलिए तुम हमें का दो पैसा। समझ में आ रही मेरी बात? अगल बगल के राजाओं पे धौंस है सीधी सी जा कि कुटने नहीं है ना तो टैक्स दो, क्या दो? चौथ। समझ गए? मुगलों मराठा तुम पे आक्रमण ना करें, इसीलिए क्या दो? चौथ। और सरदेश मुखी क्या है? सरदेश मुखी है जो राज्य मराठों के अधीन हैं, उनसे जो टैक्स लिया जाता है वो सरदेश मुखी। अपने अधीनस्थ राज्यों से टैक्स ले रहे हैं वो कौन सा? सरदेश मुखी। जो आसपास के से ले रहे हैं वो चौथ। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्र में उपज का 1/4 भाग के रूप में वसूल किया जाता था। सरदेश मुखी यह आय का 10% या 1/10 अंश के रूप में होता था, जो कि अतिरिक्त कर था। शिवाजी के अनुसार देश के वंशानुगत सरदेश मुखी प्रधान मुखिया होने के नाते लोगों के हित की रक्षा करने के बदले उन्हें सरदेश मुखी लेने का अधिकार है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र संभाजी मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। औरंगजेब ने अचानक आक्रमण करके संभाजी तथा उनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। ये आप यहाँ से कल पढ़ेंगे। अभी शिवाजी कंप्लीट हो गया ना, उनके उत्तराधिकारियों को कल देखेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के आना आप। करंट